गुड मॉर्निंग। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसके पहले आपने चैप्टर 3 देखा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम के डिस्कवरर आपने देखे थे डाल्टन, और डाल्टन से रिलेटेड आपने एक थ्योरी पढ़ी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट था कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं। इंडिविजुअल का मतलब उनको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, बट जैसे जैसे फिर आगे डिस्कवरी हुई उससे कंफर्म हुआ कि एटम को भी आगे जाके ब्रेक किया जा सकता है और उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं। एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स मिलते हैं उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो आज आ रहे हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल्स पर। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, कि एटम के वो कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहा जाता है। फर्स्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, सेकंड पार्टिकल है प्रोटॉन एंड थर्ड पार्टिकल है न्यूट्रॉन। इसका मीनिंग ये है कि जो एटम है उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इनकी थोड़ी सी हम कंपैरेटिव स्टडी कर लें। सबसे पहले तो इनके रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं कि इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से, प्रोटॉन को स्मॉल पी से, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चार्ज देख लें इनका, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता है। फिर आते हैं हम इसके मास पर। मास कितना होता है किलोग्राम्स में, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। ये वैल्यू आप याद रखने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन के मास की। प्रोटॉन का जो मास है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स, ये प्रोटॉन का मास होता है। एंड न्यूट्रॉन का मास सेम वैसे ही है, प्रोटॉन जैसे ही, बट ये थोड़ा सा हैवियर है। न्यूट्रॉन का जो मास आता है प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.678 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मतलब इन तीनों में सबसे हैवियर पार्टिकल कोई है तो कौन है, न्यूट्रॉन है, और सबसे लाइटर पार्टिकल कोई है तो वो इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो तीनों हमारे पार्टिकल हैं, तीनों पार्टिकल के डिस्कवरर कौन है उसको भी हम कंफर्म कर लें। डिस्कवरर जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर है थॉमसन, जे थॉमसन भी हम इन्हें बोलते हैं, थॉमसन। प्रोटॉन के डिस्कवरर है गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन के डिस्कवरर हैं चैडविक। तो इस तरह से ये इनके डिस्कवरर हो गए। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी ये कंपैरेटिव स्टडी हुई। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसी हुई है तो उससे रिलेटेड एक मॉडल आपकी बुक में दिया है, थॉमसन्स मॉडल। तो हम आते हैं अब थॉमसन्स मॉडल पर कि थॉमसन्स मॉडल क्या कहता है। थॉमसन्स मॉडल एक तरह का वाटरमेलन जैसा होता है। वाटरमेलन, सभी ने वाटरमेलन देखा है। तरबूज एक बड़ा सा होता है और उसके अंदर सीड्स होती हैं ढेर सारी। तो एक जो बड़ा सा पार्ट होता है उस बड़े से पार्ट को एटम के स्फीयर से कंपेयर किया गया है। ये मतलब जैसे वाटरमेलन का जो आउटर पार्ट होता है बड़ा सा पार्ट, तो ये इसको भी एटम का भी एक बड़ा सा पार्ट होता है। थॉमसन ने ऐसा बताया, और उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। मतलब थॉमसन के बेसिस पे भी हम चलें तो उन्होंने बताया कि जो एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप से गड़े हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन ठीक वैसे ही गड़े होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीजें गड़ी हुई होती हैं, सीड्स गड़ी हुई होती हैं उसके अंदर, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर गड़े हुए होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दें। तो ये इनका थॉमसन्स का मॉडल था। अब इस थॉमसन्स मॉडल के क्या क्या पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को भी हम कंफर्म करें कि थॉमसन ने इस मॉडल को देखकर क्या बताया। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल, ये जो हमारे पास
पॉजिटिव स्फीयर है, ये पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ये उन्होंने बताया। ये एक अलग बात है कि ये पॉइंट आगे जाके फेल हो गया। फिर देन सेकंड पॉइंट, जो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज से मीनिंग है इलेक्ट्रॉन के ऊपर के चार्ज, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, यानी दोनों इक्वल होते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तभी तो पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होता है। इसी बेसिस पे हम बताते हैं कि एटम क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, इसलिए ओवरऑल एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये 2 पॉइंट थॉमसन्स ने दिए थे। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक पर। ड्रॉबैक्स बोले या लिमिटेशंस बोले थॉमसन्स मॉडल की, तो ये जो पूरा का पूरा थॉमसन्स मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये उसका ड्रॉबैक बन गया। अब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इसके लिए नेक्स्ट मॉडल में जाना होगा, एंड नेक्स्ट मॉडल है हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल। तो अब हम आते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल पर। रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड ये साइंटिस्ट का नेम है, और इन्हीं साइंटिस्ट ने इसका मॉडल दिया है एटम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लें, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल। अब इसके पीछे भी रीजन है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली है, एल्यूमिनियम फॉइल क्यों नहीं ले ली है, एल्यूमिनियम फॉइल ये क्यों नहीं ली, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली। एक्चुअली ये जो हमारे पास गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ये बहुत ज़्यादा होता है 195 U, एंड एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है ये हमारा होता है 27 U। तो एटॉमिक मास 195 U होने की वजह से इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हाई होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसकी कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया। और दूसरी बात यह है कि जो गोल्ड है इट इज़ अ मोस्ट मेलेबल मेटल, मेलेबल मतलब जिसकी आसानी से शीट बनाई जा सकती है, थिन लेयर बनाई जा सकती है, उसी को हम लेते हैं गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल मोस्ट मेलेबल मेटल है, इसलिए हमने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया। तो गोल्ड फॉइल यूज़ करने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो क्या है, एटॉमिक मास ज़्यादा, एटॉमिक मास ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा, और जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा वो रिपल करेंगे अल्फा पार्टिकल्स को। एल्यूमिनियम क्यों यूज़ नहीं की है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास क्या होता है, कम होता है। एटॉमिक मास कम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम रहेंगे तो लेस रिपल्शन शो करेगा। कैसे रिपल्शन होगा अभी हम देखेंगे। अभी तो हम उस बात पे आए हैं कि गोल्ड फॉइल और एल्यूमिनियम फॉइल में किसको यूज़ करना है, तो हमें गोल्ड फॉइल यूज़ करना है। तो पहला कारण था एटॉमिक मास, और दूसरा कारण क्या है, गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल मेटल। मेलिबिलिटी ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब ये होता है कि हम शीट्स बना सकते हैं आसानी से, उसी को हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। तो गोल्ड एक मेलेबल मेटल है, इसलिए गोल्ड का यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की, गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल्स, एक्चुअली अल्फा रेस के फॉर्म में होती हैं, इस टाइप से हम अल्फा रेस बनाएंगे। 5 अल्फा रेस हम डायग्राम में शो कर रहे हैं, और इन सब का डायरेक्शन भी देते हैं लाइक दिस, अल्फा रेस। अल्फा रेस कहाँ से आती है उस पर भी आएंगे, पर पहले अभी ये कंफर्म करें कि अल्फा रेस की इन्होंने बम्बार्डिंग कर दी। किस पे की है, गोल्ड फॉइल पर। उन्होंने देखा कि ये जो अल्फा रेज है स्ट्रेट निकल रही हैं, ये भी अल्फा रेज स्ट्रेट निकल गई हैं, कुछ अल्फा रेज यहाँ से जाने के बाद डिफ्लेक्ट हो गई हैं, यहाँ से गई डिफ्लेक्ट हो गई,
और कुछ अल्फा रेज वापस अपने पाथ पर रिबाउंड हो गई है, इस टाइप से रिबाउंड हो गई। अच्छा, अभी हमने एक वर्ड यूज किया कि उन्होंने देखा। अब देखा से मतलब इसका मीनिंग है कि ये विजिबल रेज हैं, बट ध्यान रखेंगे ये रेज जो है इनविजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो फिर उन्होंने कैसे देखा? एक्चुअली उन्होंने उसका रिजल्ट देखा। रिजल्ट कैसे देखा? जैसे यहाँ पे उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। कौन सी प्लेट? फोटोग्राफिक प्लेट, ये उन्होंने लगा दी थी। एंड फोटोग्राफिक प्लेट लगा देने के बाद यहाँ से अल्फा रेज की बम्बार्डिंग हुई, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ से डैमेज हो गई, यहाँ से डैमेज हो गई, यहाँ से डैमेज हो गई, यहाँ से डैमेज हो गई। तो इस बेसिस पर उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो रेज है उनका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहा होगा, लाइक दिस। सो इस डैमेज के बेसिस पर उन्होंने कंफर्म किया कि रेज का डायरेक्शन कुछ इस टाइप का है। अब ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? 3 ऑब्जर्वेशंस उनके पास आए। फर्स्ट, सम रेज क्या हो गई? स्ट्रेट निकल गई। जैसे आप ये 2 रेज को देखो, फर्स्ट एंड लास्ट को, ये स्ट्रेट निकल गई हैं, स्ट्रेट, सीधी सीधी चली गई। सेकंड क्या है? सम रेज डिफ्लेक्ट हो गई हैं। सम रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो गई है। अब स्मॉल एंगल से मीनिंग क्या है? एक्चुअली इनका डायरेक्शन तो ये था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, तो ये एंगल हुआ। तो ये एंगल जो है, ये तो राइट एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या हुआ? सपोज मान लीजिए 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री 90 से क्या है? लेस है, इसलिए हम बोलते हैं स्मॉल एंगल से क्या हो गई है? डिफ्लेक्ट हो गई है। तो सम रेज, सभी की सभी नहीं हुई है, सम रेज डिफ्लेक्ट हो गई है बाय स्मॉल एंगल्स। एंड फ्यू रेज, वेरी फ्यू रेज, कुछ ही रेज ऐसी हैं जो वापस रिबाउंड हो गई हैं, रिबाउंड, वापस अपने ही पाथ पर आ गई। तो ये 3 इनके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर फिर उन्होंने रिजल्ट निकाले, रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रिजल्ट में फर्स्ट रिजल्ट, ये जो 2 रेज जो स्ट्रेट निकल गई, इस बेसिस पर रदरफोर्ड ने कंफर्म किया कि जो एटम है, इस एटम का जो आउटर पार्ट है ये एम्प्टी होता है। आउटर पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। ये पहला रिजल्ट हो गया। सेकंड रिजल्ट देखिए, सम रेज आर डिफ्लेक्टेड। अब ये रेज डिफ्लेक्ट क्यों ही, पहले उसके ऊपर विचार करें। अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज जैसे यहां पर आई और डिफ्लेक्ट, इसका मतलब यहां भी कोई पॉजिटिव पॉइंट है, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपल करता है, इसलिए स्मॉल एंगल से क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सेकंड रिजल्ट क्या है कि जो सेंटर है, इस सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। अब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, उस बेसिस पर रिजल्ट क्या है? फ्यू रेज आर रिबाउंड, ये रेज रिबाउंड हो गई। रिबाउंड होने का मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेंस है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज डेंस है, बहुत ज्यादा, एक छोटे से एरिया में, छोटे से वॉल्यूम में डेंस है। इस डेंस वॉल्यूम को ही उन्होंने आगे चल के बोला न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के डिस्कवरर कौन है? तो रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की क्या की है? डिस्कवरी की है। तो इस टाइप से ये 3 रिजल्ट आ गए। फिर से एक बार रिजल्ट दोहरा ले। फर्स्ट रिजल्ट कि एटम का जो आउटर पार्ट है एम्प्टी होता है, तभी रेज स्ट्रेट निकल गई। सेकंड पॉइंट ये है कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से अल्फा रेज जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हो गया, तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। एंड थर्ड, कुछ रेज जो है स्ट्रेट अपने ही पाथ पे वापस आ गई, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है काफी डेंस वॉल्यूम में है, और डेंस वॉल्यूम में है इसलिए उसे क्या बोला गया है? न्यूक्लियस बोला गया है। तो इस टाइप से ये 3 पॉइंट्स है रिजल्ट के। फिर आते हैं इसके लिमिटेशंस पर या फिर ड्रॉबैक्स पर। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। फर्स्ट ड्रॉबैक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम।
ये मेन ड्रॉबैक है। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, इसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये मेजर ड्रॉबैक है। एंड सेकंड ड्रॉबैक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम, इसको भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। स्पेक्ट्रम से मतलब है कलर, है ना। स्पेक्ट्रम एक्चुअली होता है ग्रुप ऑफ कलर, ग्रुप ऑफ लाइंस, उसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए मेजर टू ड्रॉबैक्स बन गए। ये पूरा था हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल। इसमें एक चीज आ रही है अल्फा रेज। जैसे कि आपको बताया कि अल्फा रेज इनविजिबल होती है, तो ये रेज आएंगी कहाँ से और हम यहाँ पास कैसे करेंगे उसको भी थोड़ा सा देखना है। वैसे ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हमारे नॉलेज में वो रहना चाहिए कि अल्फा रेज एक्चुअली आई कहाँ से है। रदरफोर्ड मॉडल इतना ही था, सिर्फ हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अल्फा रेज आई कैसे। उसके लिए भी रदरफोर्ड का ही एक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने एक लेड बॉक्स लिया था, इस टाइप का एक लेड बॉक्स है, पीबी। पीबी सिंबल होता है लेड का, है ना। एक अपने लिस्ट में जोड़ देंगे पीबी, लेड। लेड इज अ मेटल, उसका सिंबल पीबी। और इसके अंदर उन्होंने रख दिया था रेडियम, Ra, रेडियम मेटल, ये उन्होंने रख दी। और रेडियम मेटल रेडिएक्टिव है। रेडिएक्टिव का मतलब ये अपने में से अल्फा, बीटा और गामा रेस को एमिट करती है। और यहाँ उन्होंने लगा दी थी एक फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ये उन्होंने लगा दी। और बीच में यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया, प्लस प्लेट माइनस प्लेट। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता, तो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया। अब ये जो रेडियम है, इस रेडियम में से इनविजिबल रेज निकल रही है। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं दे रही हैं, 3 निकल रही हैं, अल्फा, बीटा, गामा। उनके डायरेक्शंस कैसे कैसे, कुछ रेज इस तरह से निकल रही हैं, कुछ रेज इस डायरेक्शन में निकल रही हैं, एरो भी हमने दे दिया। कुछ रेज स्ट्रेट निकल रही है। स्ट्रेट निकलने वाली रेज को बोला है गामा रेज। मतलब गामा रेज जो होती है उसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, इसलिए वो स्ट्रेट निकलती है। ये जो हमारी रेज हैं जो प्लस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, दीज रेज आर कॉल्ड बीटा रेज, इनको हम बोल रहे हैं बीटा रेज। एंड जो माइनस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, दीज रेज आर कॉल्ड अल्फा रेज। यही हमारी अल्फा रेज दिखाई नहीं दे रही हैं, पर हमने कैसे कंफर्म किया, एक्चुअली इस स्पॉट को डैमेज किया, इस स्पॉट को डैमेज किया, इस स्पॉट को डैमेज किया। इसका मीनिंग ये है कि रेडियम में से रेज इस पर्टिकुलर पाथ से आ रही है। और जब ये कंफर्म हो गया कि अल्फा रेज इस पाथ से आ रही है, तो इसी के आगे इस पार्ट को अलग कर दिया और इसी में थोड़ा सा और ढेर सारी अल्फा रेज आ रही, तो यहाँ पर क्या रख दिया, ये गोल्ड फॉइल रख दिया है और इस टाइप से इसका एक्सपेरिमेंट किया है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि अल्फा रेज किस तरह से, यहाँ से जो अल्फा रेज निकली उसी के आगे क्या रख दिया है, गोल्ड फॉइल रख दिया और फिर एक और फोटोग्राफिक प्लेट। तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बन रहा है। तो ऐसा थोड़ा बहुत आपने इसको इमेजिन करना है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल। थैंक यू।